कहां जाएंगे? वेस्ट ईस्ट ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है क्या ये अर्थ सरफेस पर है या ऊपर है? ऊपर। लिखो, मूवमेंट जो होती है अपर ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर क्या होता है बाय द वे? इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या? फर्स्ट लेयर। अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर। लेकिन कहां से कहां तक? अबो ट्रोपोस्फीयर, लेकिन कहां पर? अबो 6 to 11 किलोमीटर्स। क्या यहां पर फ्रिक्शन है अर्थ की? नहीं है ना। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगी वहां पर विंड तेजी से चलेगी कि आराम से चलेगी? वेयर देयर इज जीरो फ्रिक्शन द विंड्स विल ब्लो वेरी फास्ट। अब मुझे क्वेश्चन ये समझाना है आपको ये कि इनको जेट्स क्यों बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो रशिया ने, हिस्ट्री वाले कितने यहां आज को हैं, जब रशिया ने अटैक किया किसको? जापान को। रशिया किस साइड में? इस साइड में। जापान किस साइड में? इस साइड में। देखो, हियर वी हैव जापान एंड दिस इज रशिया। यहां पर आपको लग रहा है नजदीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत दूर है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स है। ठीक है, जब रशिया से जहाज आए, किधर? रशिया से जहाज आए जापान को अटैक करने के लिए, लेकिन अर्थ ऐसे रोटेट करती है कि ऐसे रोटेट करती है? फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? सेकंड वाली। अब जब जहाज वहां से ही आएगा तो ऊपर हवा में, जहाज तो जमीन पर तो नहीं आएगा ना, वो तो ऊपर आएगा। जो ही वो ऊपर आएगा, ऊपर क्या जा रही है? जेट स्ट्रीम भी जा रही है। वो जेट स्ट्रीम्स इन जहाजों को और धक्का दे रही थी, यानी उनकी स्पीड ज्यादा थी। लेकिन यहां से इसने भी वापस किया हमला, किसने? जापान। लेकिन जापान ने हार लिया। क्यों हार लिया? क्योंकि एज कंपेयर टू दोज एरोप्लेन्स इनकी स्पीड कम थी। क्यों कम थी? उनकी भी स्पीड मान लो कि 10 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल, इनकी भी स्पीड कितनी है? लेकिन उनकी 11 बन गई। क्यों बन गई 11? बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम्स। तो उनकी जहाजों की स्पीड बहुत तेज थी एज कंपेयर टू जापान के जहाज। तो उसी नाम पर, उन्हीं जहाज के नाम पर इन स्ट्रीम को नाम पड़ा, तभी तो ये कंसेप्ट वजूद में आया। इन्हीं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। दिस इज द हिस्ट्री और बैकग्राउंड और द लॉजिक व्हाई दे आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स। क्योंकि जहाज आ रहे थे रशिया से जापान, तो ऊपर आ रहे थे, ऊपर विंड भी जा रही थी। तब तक पता नहीं था कि विंड भी ऊपर जिससे जा रही है, तो उन विंड ने इन जहाजों को और धक्का दिया और स्पीड से गई। तो वहां से जापान के जहाज आए थे, लेकिन उनकी स्पीड इसके मुकाबले में नहीं, कम थी। तो इसलिए उन लोगों ने हार लिया, जंग हार ली ना उसने, जापान ने, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। याद था 1945 में फिर खत्म। इतना समझ में आया? इनको क्यों कहते हैं जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो होते हैं फास्ट विंड्स। स्पीड कितनी होती है? 320। दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द सेम डायरेक्शन इन विच आवर अर्थ रोटेट्स। ये पॉइंट याद रखना, दे फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन विच आवर अर्थ रोटेट्स। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट ईस्ट। तो जेट स्ट्रीम्स कैसे रोटेट करेंगे? इनकी स्पीड कितनी है? लेकिन कहां पर? कितना? अबव 6 to 11 किलोमीटर। यहां पर फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन है, क्योंकि यहां पर अर्थ का कोई सरफेस नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है जिससे ये रुक जाएगा। तो इसलिए ऊपर है, तो ऊपर से ये तेजी से जा रही है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। जेट स्ट्रीम्स jet streams change the weather pattern of any particular place. Jet streams change the weather pattern of any particular place. कुछ कभी कभार मत क्वेश्चन आ सकता है, क्या जेट स्ट्रीम्स चेंज करती है वेदर किसी जगह का? यू कैन से यस, दैट इज ट्रू। जेट स्ट्रीम्स चेंज द वेदर पैटर्न ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस का मतलब यह है कि अगर प्लेस ए है यहां पर और यहां पर प्लेस बी है, यहां पर प्लेस सी है, यहां पर प्लेस डी है। अगर जेट स्ट्रीम्स इस डायरेक्शन से जाती है तो इसका मतलब है कि वो वेदर पैटर्न चेंज करेगा प्लेस और प्लेस बी का, ना कि प्लेस सी और प्लेस
इसलिए मैंने लिखा था पर्टिकुलर प्लेस। समझा? ओके। अब मुझे ये बोलो इनकी डिस्टेंस कहां तक होती है? डिस्टेंस मैंने ऊपर की बात नहीं कही, मैंने ट्रोपोस्फीयर की बात नहीं की, मैंने कहा कि ये कहां से कहां तक जा सकती है। जब इनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब ये बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लिखो, इट इज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड, hundreds and thousands of kilometers wide. It travels hundreds and thousands of kilometers. Next point, it travels hundreds and thousands of kilometers. पहला क्या लिखा? It is 100 kilometers thick. दूसरा क्या लिखा? It travels hundreds and thousands of kilometers. तीसरा पॉइंट लिखो, it is hundreds and thousands of kilometers wide. Thick, पहला पॉइंट, hundreds and thousands of kilometers thick. It travels hundreds and thousands of kilometers. Third point, it is hundreds and thousands of kilometers wide. Wide, huh? ठीक? यहां तक सबको समझ? किसी को दिक्कत तो नहीं? आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? चलो। उसके बाद जो लास्ट जो ये है ना, ये जेट स्ट्रीम्स, ये हमें भी जरूरत आएंगे जब हम क्लाइमेट ऑफ कश्मीर का पढ़ेंगे। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर का पढ़ना है ना? हाँ। एग्जाम होगा यहां, ठीक है? उसके लिए तैयार रहना। कब? अचानक। इसमें क्या है कब? मे बी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा। याद रखना, मैंने आपको 10 चीजें बोली लेकिन क्वेश्चन मेरा 11वां पूछा। ये नहीं बोला कि सर हम फेल हो गए, आप नहीं पढ़ाया था, लेकिन दैट विल बी द एड, दैट विल बी द 11th पॉइंट टू योर स्टडी, है कि नहीं? मैं क्वेश्चन डेलिबरेटली वो पूछूंगा जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ताकि अगर यहां जो हमने पढ़ा प्लस जो हमने टेस्ट किया वो मिला के, मुझे लगता है आई एम श्योर कि एसएसबी का पेपर उसमें फंस जाएगा, है कि नहीं? चलो, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड ओशन करंट्स। ओशन करंट्स, बस यही बात जो आपने एटमॉस्फेयर में पढ़ा है उसी तरह ओशन करंट्स में भी है। क्या मसला? कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अर्थ, ओके, दिस इक्वेटर, ओके, वैल्यू इज, देन वी हैव वैल्यू। एक बार ये क्वेश्चन आया था, इसका वैल्यू कितना है? आओ बार बार, इसलिए बार बार लिखता हूं, ठीक है? एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वैल्यू कितना है, ठीक है? तो नॉर्थ इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउथ इसलिए लिखते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर है। मैं जानता हूं आप जानते हैं, आधे हंस रहे हैं इस बात पर, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ओके? अब मैंने ये भी कहा था कि जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया रिसीव्स वर्टिकल रेज, तो आई राइट हियर V, एंड दिस एरिया रिसीव्स हॉरिजॉन्टल रेज, आई राइट H, दिस एरिया रिसीव्स अगेन हॉरिजॉन्टल, आई राइट H। अब मुझे बोलो कि जो यहां का इलाका है वाटर बॉडी, ओशन का है ना, अब लैंड का हम नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम ओशन का पढ़ रहे हैं। जो यहां की वाटर बॉडी जो होगी, मुझे बोलो वो गर्म होगी कि वो ठंडी होगी? गर्म होगी। तो इसका मतलब है ये वाला एरिया जो वाटर बॉडी होगी वो क्या होगी? वार्म, ओके? अब जो ये वाला एरिया है अप टू दिस एंड अप टू दिस पॉइंट 90 डिग्री नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल, एंड 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं 23 से लेके 90 तक, 23 से लेके 90 तक जो ये एरिया है, इट रिसीव्स व्हाट काइंड ऑफ रेज? हॉरिजॉन्टल रेज। तो यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा होगा। तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर वर्टिकल रेज हैं, तो यहां पर ज्यादा गर्मी होगी। यहां पर क्या होगी? एटलस अगर आप निकालेंगे तो एटलस में 2 टाइप ऑफ दिखाते हैं करंट्स। एक होता है एरो के हिसाब से होता है, एरो के हिसाब से एक होती है ब्लू कलर, क्या होती है? ब्लू कलर। दूसरा होती है रेड कलर, दूसरा होती है रेड कलर। जो ब्लू कलर की होती है वो होती है कोल्ड करंट, जो रेड कलर की होती है वो होती है वार्म करंट।
ओके, जो ब्लू कलर की होगी वो कोल्ड करंट है और जो रेड कलर की होगी वो वार्म करंट है। एटलस साथ है। पेज नंबर 79, पेज नंबर जो ऑरेंज ब्लैक स्वेन है उसी का पेज नंबर 79 ले लो। देखो ऊपर जो ये एरो वेरो है ना बहुत सारे, देखो आधे रेड कलर के हैं और आधे ब्लू कलर के हैं। 79 जिनका ऑक्सफोर्ड है मुझे पता नहीं उनका पेज नंबर क्या है, अगर किसी ने निकाला है वो जरा बोलें। देखा ऊपर एरोज, बहुत सारे एरोज हैं, है कि नहीं? आधे ब्लू कलर के हैं, आधे रेड कलर के हैं। तो इसका मतलब यह है कि रेड कलर वार्म है और ब्लू कोल्ड है। तो इसका मतलब यह भी है जो वार्म ये जो रेड होगी वो इस वाले एरिया से आती है और जो ब्लू है वो इस और इस वाले एरिया से आती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में किस तरह इफेक्ट होता है, क्लाइमेट में किस तरह इफेक्ट होता है। क्या मुझे ये बोलो, अगर ये वाला एरिया कंटिन्यूअसली थ्रू द ईयर वर्टिकल रेज रिसीव करता है और थ्रू द ईयर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल रेज करता है, क्या थ्योरेटिकली हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये और ये एरिया है ये हर साल हर रोज दिन ब दिन ठंडा ठंडा होते जाएंगे और जो ये वाला एरिया है हर साल हर दिन हर महीने के बाद गर्म गर्म होते जाएंगे? क्या ये सही है? सही है कि झूठ है? इट इज थ्योरेटिकली राइट बट प्रैक्टिकली इट इज रॉन्ग। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आई कैन राइट दिस इज द सरप्लस एरिया, क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा है तो यहां पर हीट ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं हीट ज्यादा है? क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल रेज है, यहां पर हॉरिजॉन्टल रेज है, यहां पर वर्टिकल रेज है, तो इसलिए मैंने यहां पर सरप्लस लिखा। बट इट इज थ्योरेटिकली, बट व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली, देयर आर ओशन करंट्स, देयर आर ओशन करंट्स। जो वार्म एरिया से करंट जाएगी किधर? कोल्ड एरिया में, और वार्म एयर यहां भी जाएगी कोल्ड एयर में, कोल्ड ओशन वाटर बॉडीज में, या कोल्ड वाटर बॉडी से गर्म की तरफ जाएगी और कोल्ड से गर्म की तरफ जाएगी, है कि नहीं? अब मुझे बोलो, जो यहां से आए ये कौन सी करंट होगी, कोल्ड की वार्म? ये ब्लू होगी कि रेड होगी? ब्लू होगी। जो यहां से गई इधर ये क्या होगी? कहां से आई? गर्म एरिया से। क्या आपको ये नहीं लग रहा है जो यहां पर सरप्लस एनर्जी है, जो यहां वार्मनेस है, ये वार्मनेस चली गई ओशन करंट से, उसने इस वाले एरिया को गर्म किया। जो यहां पर ठंडा था इसने ठंडा लाया किधर? इसने इस वाले एरिया को गर्म किया, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जो ओशियनिक करंट्स होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में यानी क्लाइमेट में इफेक्ट करता है। कैसे करता है? गर्म इलाके से करंट जाती है ठंडे इलाके तक, ठंडे इलाके से करंट आती है गर्म इलाके तक। तो ये जो इम्बैलेंस था अभी, जो थ्योरेटिकली हमें लग रहा था दिस इम्बैलेंस, क्यों इम्बैलेंस? यहां पर गर्मी कंटिन्यूअसली रहती है तो यहां पर हर साल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यहां पर ठंडी रहती है तो हर साल टेम्परेचर यहां पर बढ़ता माइनस में चला जाएगा। लेकिन दैट इज थ्योरेटिकली। व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली कि ओशन करंट्स भी हैं, वो यहां की गर्मी यहां लेती है और यहां की गर्मी यहां लेती है। समझ में आया? अगर मैं आपको कहूं कि कितना परसेंट ये गर्मी इधर इधर लेता है या ठंडा, 20%। हाउ मच? 20%। 20% जो है जो ओशनिक सरफेस है, तो रेस्ट इज हाउ मच? 80 जो है वो होता है एटमॉस्फेयर से। 80 होता है एटमॉस्फेयर है, 20 किससे होता है? ओशनिक करंट से। समझा हर किसी को? आपको ओशन नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ओशन किस तरह, करंट्स नहीं पढ़ने, ओशन आपको पढ़ने हैं। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उसमें ओशंस आते हैं, लेकिन आपको करंट्स वगैरह नहीं पढ़ने। देन वी हैव रिलीफ, याद है 6th वाला? मैं अब करूं? रिलीफ का क्या मतलब होता है? शाबाश। सर फिर वहाँ पे भी गर्म है। कहां पर? मतलब सी बॉडीज के नजदीक अगर वो गर्म हो जाएगा, सी भी वहाँ से भी फिर निकलते हैं ना वो एयर, हाँ, फिर वहाँ का भी टेम्परेचर। अभी उसका मैं आ रहा हूं रिलीफ फीचर। तो वहां पर क्या होता है फिर फाइनली है? 6th इज रिलीफ।
फिक्स दिस। मैं आपको एक बार बोलूं सिलेक्शन कैसे होती है। हर कोई चाहे आईएएस से लेके आ जाओ, केएस आ जाओ या एसएसबी का एग्जाम देखो, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। एक होता है, उसके बाद में समझाता हूं, पहले पैटर्न देखो एग्जाम का क्या होता है हर किसी, और सिलेक्शन किसको कहते हैं। एक होता है फैक्चुअल, एक होता है फैक्चुअल, दूसरा होता है रीजन बेस्ड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तीसरा होता है उसको हम कहते हैं, हम यूपीएससी वाले उसको हम कहते हैं नोबडी नोज। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, हम पीछे लगे हैं इसको। सिलेक्शन जो है वो है इन दोनों पर। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कट टॉपर कौन कितना आया था, 17 आउट ऑफ, यानी जो 17 था आउट ऑफ 120, तो कितने नहीं आए उसको भी 13 नहीं आए। 13 इज कॉल्ड नोबडी नोज। लेकिन हम इन्हीं 13 के पीछे हैं। लेकिन सिलेक्शन किसमें है, इन दोनों में। लेकिन हम किसके पीछे हैं, हम कहते हैं नहीं क्वेश्चन ये कहां से आया, कहां से आया। अरे यार मेंबर है वो भी क्वालिफाइड है, वो वहां से क्वेश्चन लाएंगे। कोई भी बुक आप पेज को टर्न करो, वहां से नहीं निकलेगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके पीछे नहीं जाना है, हमें इन दोनों के पीछे जाना है। एक होता है फैक्चुअल, फैक्चुअल होते हैं फॉर एग्जाम्पल 120 है, फैक्चुअल है 40-50 क्वेश्चन। लेकिन ये 50 क्वेश्चन सबको आते हैं, ये आप सिर्फ मुझे ही नहीं आएंगे, इसको भी आएंगे, इसको भी आएंगे। ये सिलेक्शन नहीं है, ये 50 सबों को आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद रहा रीजन बेस्ड, जिसको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर है तो लगाना है तो लगाओ दिमाग। जो ही आप दिमाग लगाते हो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां उसके बुनियाद पर आपकी, यानी इस पर आपकी सिलेक्शन। ये तो सबों को आता है, लेकिन सबों को नहीं आता है। दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इसके और इसके पीछे रहो, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप इसके पीछे रहोगे ना, मुझे 50 साल के बाद मिलोगे ना, तब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। तो इसको याद रखना, इसके पीछे नहीं जाना है, नेवर एवर। नहीं आते हैं ना आपको, छोड़ो ना, इसको भी नहीं आए ना, इसने छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए। जो टॉपर था, आपको टॉपर आना है कि सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होना है। हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, यूपीएससी की लैंग्वेज में, जब पहले बच्चा जाता है ना किसमें, यूपीएससी के लिए, बहुत जोश होता है उसको, बहुत ज़्यादा। जिस तरह आप आए अभी पढ़ने के लिए, बहुत जोश है, हाँ। तो जब 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने, फिर ये जोश नीचे नीचे आएगा। तो जोश इतना होता है कि हम कहते हैं कि आपको सिलेक्ट होना है, हाँ सिलेक्ट होना है। तो क्या चाहते हो आप, पहली सीट। जब अटेम्प्ट देते हैं ना, जब फेल होते हैं, 5 मैगजीन दुईम, जब फिर फेल होते हैं ना, 4 बार फेल, 5 बार फेल, 55 में ऐसे लास्ट सीट से ध्यान, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं होती है वहां पर। क्यों? कारण ये है क्योंकि हम इसके पीछे जाते हैं, इसलिए हमारी सिलेक्शन नहीं होती है। तो हमारी सिलेक्शन अगर है, दैट इज इन बिटवीन दीज टू, ये और ये। लेकिन ये हियर इट नीड्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ माइंड। वो कैसे होगा, वो आपको रीडिंग से हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग से खुद ब खुद एप्लीकेशन माइंड, यानी दिमाग खुद काम करने लगता है, ठीक है। अब पॉइंट इज रिलीफ, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द माउंटेन, ओके, एग्जामिनेशन इज लाइक दिस। पहले जोश होता है तो एवरीवन ट्राइज टू क्लाइंब इट, व्हेन ही क्लाइम्स इट, बहुत मजा है, जोश है ना उसको। लेकिन जो ही यहां पहुंचता है ना, जोश वोश खत्म। तो वहां से फिर वो वापस, वंस इफ ही रीच हियर, तो यहां से उतरना इजी था। तो फिर यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं लगती, मेहनत सिर्फ यहां तक लगती है, उसके बाद उतरना इजी है कि नहीं। जिंदगी में भी पहाड़ पर चढ़ो बहुत मुश्किल लगता है, सांस फूलती है, रुक जाता है, थक जाता है इंसान, पैरों में टांगों में दर्द होता है। लेकिन जो ही यहां पर पहुंचता है ना, फिर गवर्नमेंट अच्छी चेयर भी देती है कि नहीं। पहले हम आज आप सारे मेहनत कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो, कितनी दर्द होती है आपको टांगों में बैठने से, आंखों में, हाँ है कि नहीं होती है। लेकिन कल जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो सीट भी वहां पर अच्छी मिलेगी, तनख्वाह चंदस, अच्छा मजा ही मजा है, फिर मजा ही मजा है। अब देखो क्या है रिलीफ फीचर, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फीचर, आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन, ओके, दिस इज द माउंटेन। व्हाट हैपन्स, ये कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, से फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट ऑफ JNK, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें वही पढ़ना है
तो हम बात करेंगे सिर्फ क्लाइमेट ऑफ इंडिया और क्लाइमेट ऑफ जे&के का, ठीक है। अब मुझे बोलो कि ये माउंटेन्स कैसे इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ जे&के और क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। होता क्या है कि जो ये यहां पर प्लेन एरिया जो है, जो यहां पर प्लेन एरिया है, यहां की जो कॉलम ऑफ ईयर है वो गर्म होगी। प्लेन एरिया पर तो गर्म ही होगी, और क्या होगी, माउंटेन एरिया पर गर्म नहीं होती है। तो मुझे ये बोलो प्रेशर यहां पर होगा कि प्रेशर यहां पर होगा? जहां पर ठंडी होगी वहां पर क्या है, प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन यहां जो है, यहां पर हवा होती ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर प्रेशर भी क्या होगा। एक क्वेश्चन, मेरा पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अभी मैंने कहा था आपको जहां पर ठंडी होगी वहां पर प्रेशर हाई HP होगा, जहां पर गर्म होगा वहां पर LP होगा नहीं होगा? अभी मैंने कहा कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं वहां पर क्या है, ठंडी। जब वहां पर ठंडी है तो वहां पर कौन सा प्रेशर होना चाहिए? लेकिन वहां पर LP है, वहां पर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वहां पर कॉलम ऑफ ईयर है ही नहीं। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, तो वहां हवा है ही नहीं, तो वहां प्रेशर कौन सा होगा? वहां पर HP। वहां पर प्रेशर होता है लेकिन कम होता है। जितना हम थ्योरेटिकली समझेंगे ना वहां पर प्रेशर होना चाहिए, लेकिन उतना वहां पर नहीं होता है। आपने नहीं देखा कि जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलती है, हम सांस ही ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वहां हवा कम है। दूसरा पॉइंट, जब आप वहां जाते हो, जब आपकी जेब में पेन होते हैं, पेन इंक निकलती है। क्यों निकलती है इंक? क्योंकि वहां प्रेशर कम है एज कंपेयर द प्रेशर विच इज इनसाइड द पेन। जो पेन के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑन द माउंटेन। तो विंड कहां से कहां जाएगी? हाई टू लो। पेन में ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है, तो इसलिए पेन से ही इंक निकलती है, जाती है बाहर। समझा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब देखो, जो यहां की हवा है, जो यहां की हवा है, ये क्या होगी? ये होगी हीट अप। जो ही ये हीट अप होगी, इसको क्या हो जाएगा? ये बनना लेस डेंस बनेगी कि नहीं बनेगी? ये तो लेस डेंस होगी। लेकिन ये भी याद रखना, मैंने ये भी कहा था आपको, जो वार्म एयर होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है कि नहीं? जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर जो होगी, वार्म एयर जो होती है उसमें मॉइस्चर होता है। क्या होता है? वार्म एयर जो होती है वो क्या होती है? मॉइस्चर, फुल ऑफ मॉइस्चर होती है। कौन? जो गर्म हवा होती है उसमें मॉइस्चर होता है। अब देखो, ये हल्की है, ये ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, गई ना, गई, तो लास्ट में किसे टकराई? माउंटेन के साथ टकराई। अरे मेरे कंधे में 50 kg का कुछ वजन है, मैं चल रहा हूं आगे आगे आगे, और कोई बंदा आया, उसके साथ मेरी टक्कर हुई। ये जो 50 kg था ये कहां जाएगा? ये गिर जाएगा। तो इसके पास लोड था, जो ही आगे आगे गया, है कि नहीं, तो टकराया किसके साथ? माउंटेन के साथ। तो ये गिरेगा, इट विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। ये मॉइस्चर जो इसमें था ये टकराया किसके साथ? माउंटेन के साथ। तो वहां पर क्या गिरा? रेनफॉल। जिस साइड, ये दो साइड है माउंटेन के, एक और दो, जिस साइड ये टकराया इसको कहते हैं विंड वार्ड साइड। विंड वार्ड साइड, ओके। लेकिन धक्का तो इसको मिला, यहां पर मॉइस्चर गिराया इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, लेकिन कॉलम ऑफ ईयर जो है इसमें अभी भी गर्मी होती है। मॉइस्चर तो चला गया, मॉइस्चर तो निकला धक्के की वजह से, लेकिन अभी भी इसमें हीटनेस है, मॉइस्चर नहीं है लेकिन गर्मी भी है। इसलिए कॉलम ऑफ ईयर आगे आगे जाती है, आगे आगे जाती है। जितना आगे आगे जाएगी, मॉइस्चर तो चला गया, तो ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद ये वापस आएगा। मुझे बोलो, यहां पर रेनफॉल होगी? शाबाश, नहीं होगी ना। मॉइस्चर कहां गिराया? अरे तभी तो रेनफॉल होगी जब इसके पास मॉइस्चर होगा। तो मॉइस्चर तो इसने यहां पर ही सारा गिराया, तो यहां पर मत रेनफॉल होगी। सो आई विल राइट हियर नो रेनफॉल ऑन अदर साइड, है कि नहीं? ऑन अदर साइड ऑफ व्हाट? माउंटेन, एग्जैक्टली। इसको हम कहते हैं लीवार्ड साइड। क्या कहते हैं? लीवार्ड साइड। इसको कहते हैं विंडवार्ड साइड, उसको कहते हैं लीवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड किसको? जहां से ये टकराएगी, जहां से पीछे जो है, जहां नहीं टकराती है, उसको हम कहते हैं विंडवार्ड साइड या शेडो जोन। शेडो जोन, ओके। हो गया 12:30 पक्का?
ऊपर। चलो इतना समझ में आया। अब मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अगर रेनफॉल हो जाएगी, दो चीजों से रेनफॉल होती है। किन चीजों से? दो चीज। एक होती है, क्लास होगी, रेनफॉल जो होती है इंडिया में वो होती है दो चीजों की वजह से। नंबर वन, ओरोग्राफिक। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिया की ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरा होता है कन्वेक्शनल। क्या? कन्वेक्शनल रेनफॉल। दो टाइप ऑफ रेनफॉल होती है इंडिया में। क्या? एक होती है ओरोग्राफिक, दूसरा होता है, देखो ओरोग्राफिक क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। क्या? माउंटेन रेनफॉल। अगर माउंटेन के साथ टकराएगी विंड, वहां पर बारिश गिरेगी, उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक बोलो या माउंटेन रेनफॉल बोलो। दूसरा होता है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल कैसे होता है? शाबाश। जब कॉलम ऑफ एयर यहां गर्म हो जाएगी, जब वो ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर गई, क्यों जाएगी ऊपर? क्योंकि वो हल्की है, लेकिन उसमें मॉइस्चर है, गर्म हवा है, तो मॉइस्चर है, जमीन से ही उठी। जितना वो ऊपर ऊपर जाएगी उतना वो ठंडा हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि सोर्स ऑफ हीट जो है वो क्या है? अर्थ। जितना ही ऊपर ऊपर जाएगी उतना ही ठंडा हो जाएगी। जितना ही ठंडा हो जाएगी ना, ये ऊपर कंडेंस हो जाएंगी। जब ये कंडेंस हो जाएंगी तो क्लाउड्स बनेंगे। तो क्लाउड्स क्या आती है? रेन। उस टाइप ऑफ रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ आवा सबको? जहां पर सीधा नीचे से ही कॉलम ऑफ एयर ऊपर जाएगी, ऊपर होने के बाद कंडेंस के बाद क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल। लेकिन अगर पहाड़ की वजह से कॉलम ऑफ एयर गई, ऊपर गई, टकराया किसके साथ, तो वहां पर बारिश गिरी। तो किसकी वजह से बारिश गिरी? पहाड़ के साथ। तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक। इंडिया में अगर क्वेश्चन आएगा, एक बार क्वेश्चन आया था, इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ रेनफॉल ज्यादा होता है? ना घबराए, दिस इज 80%, दिस इज 20%। ओके, तो क्वेश्चन यही आया था, इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, नन ऑफ द अबव। कौन सा है आप? ओरोग्राफिक। चलो, थैंक यू वेरी मच।